Hello, good morning, everybody. I am P. Ranjit, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत है। कल की क्लास को, कल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारी चर्चा का आज का विषय रहेगा, कल जैसे कल आपके साथ मैंने चर्चा की थी हड़प्पा सभ्यता। तो उसी हड़प्पा सभ्यता के उद्भव, ऑरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझाते हुए, पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे कि आखिर इस हड़प्पा सभ्यता के उदय से किस प्रकार के सवाल बनते हैं और आपका आंसर लिखने का क्या तरीका है। ये जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी विवादास्पद है। इसको आप सही से समझेंगे, ठीक से समझेंगे, अन्यथा आप आंसर लिखने में गलती कर बैठेंगे। ये ऑरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता के उद्भव, एक कंट्रोवर्सी क्यों है, इसके पीछे कहीं न कहीं ब्रिटिश साम्राज्यवादी अहंकार है। ये साम्राज्यवादी अप्रोच है, साम्राज्यवादी जो एरोगेंस है, इंपेरिस्टिक एरोगेंस है, वो कहीं न कहीं आ जाता है। हम उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको पहले मैं बता दूं कि हाँ, यहाँ आपके सवाल किस प्रकार से बनते हैं। जब आप पिछले मेंस का सवाल आप देखेंगे तो आपका सवाल कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंधित सिद्धांतों की विवेचना करें। इससे मिलता जुलता आपका सवाल बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के क्या क्या सिद्धांत हैं और किस सिद्धांत को हम, किस थ्योरी को, किस प्रिंसिपल को हम मानेंगे। इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल बनेगा, क्या हड़प्पा सभ्यता का विकास या उद्भव क्रमिक था, देशीय था, या मेसोपोटामिया के उपनिवेश से प्रभावित था, या मेसोपोटामिया उपनिवेश था। तो यहाँ पर आपने दो तरह के सवाल देखे। पहला, हड़प्पा सभ्यता क्या देशीय सभ्यता थी? दूसरा सवाल, हड़प्पा सभ्यता का विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं? तीसरा, क्या हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया का उपनिवेश था? या इससे मिलता जुलता सवाल, क्या हड़प्पा सभ्यता देशीय सभ्यता थी? इससे कई तरह के सवाल आपके बनेंगे, लेकिन मूल सवाल जो रहेगा इसी के इर्द गिर्द रहेगा। तो जो हड़प्पा सभ्यता की ओरिजिन, उद्भव के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो मुख्यतः तीन थ्योरी दी गई थी, तीन सिद्धांत दिया गया था। जो सबसे पहला सिद्धांत दिया गया था वो मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, क्रेमर, इनके द्वारा दिया गया था, जो इस सिद्धांत पर विश्वास करते थे कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया का उपनिवेश है, कॉलोनी है, मेसोपोटामियाई कॉलोनी है। दूसरा सिद्धांत, दूसरी थ्योरी रोमिला थापर या फेयर सर्विस के द्वारा दिया गया था, जिनमें इनका कहना था ये ईरानी बलूची संस्कृति से इनका डेवलपमेंट हुआ है और ये देशी सभ्यता है। और तीसरी धारा जो अमलानंद घोष की है, डीपी अग्रवाल की है, जिनका ये कहना है कि ये सभ्यता शोथी संस्कृति से इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो दो डिफरेंट थ्योरी आगे आपने देखा। जो हड़प्पा सभ्यता की ओरिजिन को हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो थ्योरी आगे। पहली थ्योरी जो इसे मेसोपोटामिया का उपनिवेश मानता है। मेसोपोटामिया आज का इराक, दजरा फुरात के पास ही स्थित है ना, मेसोपोटामिया का उपनिवेश मानता है। और जो दूसरी थ्योरी है, कहीं न कहीं इसे देशी सभ्यता मानता है, जिसका विकास भारत में हुआ और ये किसी विदेशी सभ्यता का उपनिवेश नहीं था, किसी विदेशी प्रभाव से इस हड़प्पा सभ्यता का उद्भव नहीं हुआ है। इसके लेकर दो अलग अलग थ्योरी है, दो अलग विचारधारा है। जो मेसोपोटामिया उपनिवेश की थ्योरी देने वाले थे, उसमें सबसे फेमस थे, आप नाम याद रखेंगे, मॉर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, क्रेमर, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं। ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं, जिन्होंने पहली बार हड़प्पा सभ्यता के ओरिजिन को लेकर रिसर्च किए थे और बताने का प्रयास किया था कि हड़प्पा सभ्यता की ओरिजिन में कहीं न कहीं मेसोपोटामिया का हाथ है। लेकिन देशीय सभ्यता में अब अमलानंद घोष,
डीपी अग्रवाल, फेयर सर्विस, रोमना थापर वगैरह का नाम दे सकते हैं, जिनका कहना था ये सभ्यता देशी सभ्यता है। तो सबसे विवादास्पद पहलू आपके एग्जाम के लिए है कि आप इस थ्योरी को मानेंगे या इस थ्योरी को मानेंगे। ये मार्टिन व्हीलर जिन्होंने दिया था 1944 का दौर था। तो सबसे पहले मैं इस थ्योरी की चर्चा करते हुए बताने का प्रयास करेंगे कि ये थ्योरी आज के डेट में आउटडेटेड हो चुकी है और आपके एग्जाम में इस थ्योरी को नकारना है। तो आज के डेट में अब ये नहीं मानी जाती है, ये थ्योरी नहीं मानी जाती है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया से आए लोगों ने किया, या ये मेसोपोटामिया उपनिवेश से या मेसोपोटामिया के प्रभाव से इस सभ्यता का विकास हुआ है। अब जब एग्जाम आप लिखेंगे तो देशी सभ्यता या क्रमिक विकास के सिद्धांत को ही बताने का प्रयास करेंगे, और आपका आंसर की जो धारा है, आंसर का जो रूपरेखा है, आप इसी को बनाएंगे, इसी तरफ बनाएंगे, देशी सभ्यता की तरफ बनाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता देशी सभ्यता थी जिसका क्रमिक सांस्कृतिक विकास का ये परिणाम रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ कि मेसोपोटामिया उपनिवेश के आपको नकारने के लिए आपके पास क्या क्या तर्क हैं, और इन लोगों ने क्या क्या लॉजिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया था, क्या क्या तर्क दिए थे। आप उसे कुतर्क भी कर सकते हैं, ऐसा तर्क दिया गया था कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया का उपनिवेश है। तो हम उसकी चर्चा करते हैं पहले कि क्या हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया का उपनिवेश था। आप सबसे पहले इसके पीछे की धारणा को, साम्राज्यवादी अप्रोच को, साम्राज्यवादी दर्शन को, इम्पेरिस्टिक अहंकार को, या कहीं न कहीं ब्रिटिश एरोगेंस को समझे कि एक तो भारत 1921 के बाद जब इस सभ्यता की खोज हुई, इस सभ्यता बाकी जो तीन और सभ्यताएं हैं, चाइना की, मेसोपोटामिया की, मिस्र की, इस सभ्यताओं से काफ़ी विकसित, विशाल, भव्य और सभ्यता थी। अब जो ब्रिटिश अहंकार था, ब्रिटिश एरोगेंस था, साम्राज्यवादी अहंकार जो था, उसे ब्रिटिश को ये बात पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा था कि भारत में इतनी साल पुराने, 5000 साल पुराने, इतनी विकसित सभ्यता डेवलप हो चुकी थी। वो वस्तुतः शासन कर रहे थे, इस आधार पर शासन कर रहे थे कि आप बर्बर हैं, आप जंगली हैं, आप अशभ्य हैं, आपको सभ्य बनाना मेरा मुख्य कार्य है। हम इस देश पर शासन इसलिए कर रहे हैं कि आपको सभ्य बनाएं। तो कहीं न कहीं उनकी इस हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद कहीं न कहीं उनकी इस थ्योरी पे प्रश्न लग जाता, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता कि आप जिस सभ्य बनाने का दृष्टिकोण मेरे सामने रख रहे हैं, जिसे सभ्य बना रहे हैं, वो तो आज के 5000 साल पहले ही सभ्य हो चुका था। जब आप सभ्यता से काफ़ी कोसों दूर थे, आपकी विकास भी नहीं हुआ था, आप आदिम युग में थे, तब हमने सभ्यता का विकास कर चुके थे। तो कहीं न कहीं उनका एरोगेंस, उनका अहंकार, उनका साम्राज्यवादी अहंकार ये सामने आ रहा था, जो इस बात को नहीं पचा पा रहा था, इस बात को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा था कि भारत के लोगों ने इतनी विशाल सभ्यता खड़ी कर ली। जो देश गुलाम है, जिस पर मैं शासन कर रहा हूँ, इस देश 5000 साल पहले इतनी विशाल, इतनी विकसित सभ्यता खड़ी कर चुका है, वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उसी क्रम में इस थ्योरी को दिया गया था, मेसोपोटामिया थ्योरी को दिया गया था कि कहीं न कहीं ये मेसोपोटामिया का उपनिवेश था। हम इसकी चर्चा करें, इसके पहले एक और चर्चा कर देते हैं कि आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव का जो आधार है, जो थ्योरी है, इतना विवादास्पद क्यों है। इसकी विवादास्पद होने की एक वजह और है कि हमें इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। और जानकारी क्यों नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम इस लिपि को, इनकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। जो स्क्रिप्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, आपने देखा होगा, स्क्रिप्ट आज तक अपठनीय है। इस स्क्रिप्ट को आज तक नहीं पढ़ा गया है। इसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने की वजह से ही हम इस सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे तथ्य, फैक्ट हम नहीं जान पाते हैं, और अलग अलग थ्योरी, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग थ्योरी दे देते हैं। तो इनके लिए जैसे बाकी जो सभ्यता है, आपने देखा होगा, मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इन सभ्यताओं को हमने, उनकी लिपि को हमने पढ़ लिया है। अगर हम मिस्र की बात करें, मिस्र नील नदी के पास स्थित है ना, अफ्रीका के तट के पास, अफ्रीका के पास। तो जो मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र जैसे हम ब्रिटेन के गुलाम थे,
उसी तरह से इजिप्ट या मिस्र फ्रेंच का गुलाम हुआ करता था, फ्रांसीसी बस्ती थी ये फ्रांसीसी बस्ती थी, फ्रांसीसी उपनिवेश था। और यहां भी विश्व की एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता का उद्भव हुआ था। इसी फ्रांसीसी सैनिकों के द्वारा ही एक जगह है, मिस्र में एक जगह है रोसेटा स्टोन। रोसेटा जगह पे एक पत्थर मिला, जिस पत्थर पर मिस्र के उस जमाने के मिस्र के लिपि खुदी हुई थी। तो रोसेटा स्टोन मिलने के बाद, जो कि 1720 के आसपास मिला था, इस स्टोन मिलने के बाद इस पर 3 प्रकार की लिपि खुदी हुई थी। एक तो मिस्र की लिपि थी ही, इसके साथ साथ ग्रीक की लिपि भी खुदी हुई थी। तो जब 3 लिपि मिली हुई थी, खुदी हुई थी, इसके आधार पर इतिहासकारों ने या भाषाविदों ने अंदाज लगाते लगाते इस मिस्र की लिपि को पढ़ लिया। तो मिस्र जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, अगर उसकी लिपि नहीं पढ़ी जाती तो उसके बारे में भी मुझे बहुत सारी जानकारी हमें नहीं मिल पाता। लेकिन मिस्र में रोसेटा स्टोन को पढ़ने के बाद, रोसेटा एक जगह है, इजिप्ट में जगह है, इस रोसेटा स्टोन को पढ़ने के बाद जिस रोसेटा स्टोन में 3 अलग अलग लिपि में, उस स्टोन में 3 अलग अलग लिपियाँ मिली है, जिसमें एक मिस्र की लिपि भी और एक ग्रीक की लिपि भी थी। ग्रीक की लिपि पठनीय थी, पढ़ सकते थे, और इसके पढ़ने के बाद हमें पता चला कि आखिर मिस्र की लिपि उनका क्या कहना है, मिस्र की लिपि किस प्रकार से। जब मिस्र की लिपि पढ़ ली गई तो फिर मिस्र की सभ्यता के बारे में सारी जानकारी मुझे मिल गई। उसी तरह से जो दूसरी सभ्यता थी जो फेमस थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया में भी एक अभिलेख मिला था, जिस अभिलेख में 3 अलग अलग प्रकार की लिपि लिखी हुई थी। मेसोपोटामिया की जो अभिलेख हैं उसे कीलाक्षर लिपि कहा जाता है, वो कीलनुमा लिखते थे। और उस अभिलेख में भी 3 अलग अलग प्रकार की लिपि मिलती है। तो मेसोपोटामिया की जो बेसिक लिपि थी जिसे कीलाक्षर कहा जाता है, और इसमें भी एक अभिलेख मिला था जिसमें 3 अलग प्रकार की लिपि लिखी हुई थी, खुदी हुई थी। तो 3 अलग प्रकार की जब लिपि खुदी हुई थी, उसी लिपि से भाषाविदों ने तुलना करते करते इस कीलाक्षर लिपि को पढ़ लिया। और जब इनको पढ़ लिया गया, इस लिपि को पढ़ लिया गया, तो मेसोपोटामिया के बारे में हमें सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रॉब्लम यह है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। पढ़ी इसलिए नहीं गई है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कोई भी अभिलेख नहीं मिला है जो बाइलिंगुअल है, 2 भाषा में लिखा गया है। तो 2 भाषीय अभिलेख नहीं मिलने की वजह से, 2 अलग भाषा में या लिपि में अभिलेख नहीं मिलने की वजह से हड़प्पन लिपि को या हड़प्पाई लिपि को आज तक हम नहीं डिसिफर कर पाए हैं। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हड़प्पा की लिपि में अक्षर जो है, जो मैक्सिमम अक्षर हैं, वो 17 तक ही लिखे गए हैं एक जगह। तो हड़प्पा के जो लिपि अभिलेख हैं जो लिखे गए हैं, मोहरों पर जो लिखे गए हैं, वो बहुत ही स्मॉलर स्क्रिप्ट हैं। जो शब्द की संख्या है, अल्फ़ाबेट की संख्या है, अक्षर की संख्या बहुत ही कम है। अगर अक्षर की संख्या ज़्यादा होती तो शायद ये भाषाविद को सहूलियत होती इस भाषा को, इस लिपि को पढ़ने के क्रम में। तो हड़प्पा लिपि, एक तो हड़प्पा लिपि बाइलिंगुअल है नहीं, द्विभाषी है नहीं, जिसकी वजह से हम इस लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं। और छोटी लिपि होने की, छोटे आकार के होने की वजह से इनकी लिपि हम आज तक नहीं पढ़ पाए। और दूसरी बात, ये जो लिपि थी आमतौर पर शायद इसे मान सकते हैं ये कहीं न कहीं ऑफिशियल स्क्रिप्ट रही होगी, क्योंकि हड़प्पा का जो आकार को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े आकार में बहुत सारी लिपि प्रचलन में होगी, कई सारी भाषाएं प्रचलन में होगी, लेकिन इसी लिपि का साक्ष्य मिलता है। इसका कहने का तात्पर्य निकला ये कहीं न कहीं ऑफिशियल स्क्रिप्ट होगी, ऑफिशियल सील होगी। और इस ऑफिशियल स्क्रिप्ट में अलग अलग 2 भाषा का अभिलेख नहीं मिलने की वजह से आज तक हम इस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। नहीं पढ़ने की वजह से इनकी जो हड़प्पा की जो सारी जानकारी है अभी अंधेरे में है। तो एक तो विवाद के बिंदु या विवाद इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी लिपि नहीं पढ़ने की वजह से नहीं मिल पाती है। और दूसरी, अब अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, अपने सिद्धांत पे आते हैं कि मैंने अब आते बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के उदय में जो सबसे पहली थ्योरी दी गई थी वो थी मेसोपोटामिया का उपनिवेश।
मेसोपोटामियाई उपनिवेश। तो मेसोपोटामिया का उपनिवेश, ये जो सिद्धांत देने वाले थे, जिसमें सबसे प्रचलित इतिहासकार थे, विद्वान इतिहासकार थे, जिनका नाम था गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर, वो वस्तुतः इस सिद्धांत पे काम कर रहे थे कि भारत जैसा देश जिस पे मैं शासन कर रहा हूँ, इसकी बस की बात नहीं है कि 5000 साल पहले इतनी विकसित सभ्यता को खड़ी कर लेगा। और उसी क्रम में उन्होंने दिया, ये सभ्यता भारत की सभ्यता नहीं है, बल्कि ये मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए, कुछ लोग उपकरण लेके आए। गार्डन चाइल्ड का तो यहाँ तक कहना है कि मेसोपोटामियाई लोग उपकरण लेके यहाँ पे आए और उन्होंने इस हड़प्पा सभ्यता को डेवलप किया। तो इसमें भी दो अलग अलग थ्योरी है, दो अलग अलग पहलू है। पहला पहलू जो गार्डन चाइल्ड का कहना है, यहाँ पर कहना है कि सपोजली मेसोपोटामिया है, ये हड़प्पा है मान लिया, तो यहाँ से कुछ लोग आए उपकरण लेके, औजार लेके, हथियार औजार लेके, टूल्स लेके आए और फिर इन्होंने इस सभ्यता का विकास कर दिया। जबकि दूसरी तरफ मार्टिन व्हीलर का कहना है, क्योंकि आने का साक्ष्य तो ज़्यादातर नहीं मिलता है, बाद में देखेंगे कैसे क्या स्थिति है, जबकि मार्टिन व्हीलर का कहना है कि नहीं, ऐसा कोई स्थिति नहीं बना था, बल्कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा, मेसोपोटामिया से हड़प्पा से लोग नहीं आए थे, लोग माइग्रेशन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, पीपल का माइग्रेशन नहीं हुआ था, बल्कि विचारों का आदान प्रदान हुआ था। और ये मेसोपोटामिया को ये मानते हैं कि वैचारिक प्रभुत्व ने आइडियोलॉजिकल प्रभाव की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से इस हड़प्पा सभ्यता का उदय होता है। तो उनका ये कहना है मार्टिन व्हीलर का कि ठीक है, ये तो मान लिया कि माइग्रेशन नहीं हुआ था, लोग यहाँ से आकर उपकरण लेके आए, टूल्स लेके आए और इस हड़प्पा सभ्यता का विकास कर दिए, ऐसा तो हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये जरूर मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया के बादल आकाश में ही विचारों की तरंग उठे और उस विचार ने अंततः हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की। ये जो आइडियोलॉजिकल बेस से जो बैकग्राउंड तैयार हुआ, ये कहीं न कहीं मेसोपोटामिया से तैयार हुआ। तो ये वस्तुतः इस पर जोर इसलिए दे रहे थे कि उनका ऐसा सोचना था, मानना था कि भारत को श्रेय देने से दो बात, देखिए भारत को अगर श्रेय देते, आप दौर को याद कीजिए, ये दौर था 1944 का दौर था, भारत में ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ रहा था, भारतीय अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए तत्पर थे। उस वक्त अगर ये भी मान लिया जाता कि नहीं, इन लोगों ने खुद मिलकर इनके द्वारा एक बहुत ही विकसित सभ्यता को डेवलप किया गया, तो कहीं न कहीं उनकी आंदोलन को बल मिलता और जो ब्रिटिश सरकार उनका जो नैतिक आधार था शासन करने का, वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाता। जिस आधार पर शासन कर रहे थे, हम आपको सभ्य बना रहे, हम चले जाएंगे, आप फिर असभ्य हो जाओगे, बर्बर हो जाओगे, जंगली हो जाओगे। तो उनका जो आधार था, जिस आधार पर शासन कर रहे थे, वो आधार कमजोर पड़ जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके देश में विकास हुआ, मानते हैं आपके देश में सभ्यता की खोज हुई है, लेकिन ये सभ्यता भी पश्चिम की देन है। यहाँ भी पश्चिम यूरोप तो है नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। मेसोपोटामिया इराक को कहा जाता है, जो कि एशिया में ही है, पश्चिम एशिया में ही है, वो यूरोप में नहीं है। लेकिन उनका कहना था ठीक है, चलो मान लिया एशिया यूरोप बात की बात है, और वो आया तो पश्चिम से ही आया ना। तो उनका एरोगेंस, इनका अहंकार, इनका जो साम्राज्यवादी सोच थी, इतनी हावी थी उन पर, वो इस बात को नहीं पचा पा रहे थे कि भारतीय लोग ने भारत में सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। तो पश्चिम एशिया को ही, पश्चिम को ही श्रेय देने के क्रम में ही उन्होंने इस थ्योरी को जन्म दिया कि मेसोपोटामियाई लोगों ने, या मेसोपोटामिया से ही विचार के द्वारा वैचारिक एक विचार चला, एक विचार बना, और उस विचार के क्रम में ही इस सभ्यता का उद्भव हुआ। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, इनका तो खैर कहना था गार्डन चाइल्ड का कि लोग आए और फिर लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट कर दिया। तो इस थ्योरी को तो और मार्टिन व्हीलर का कहना था कि कुछ वैचारिक प्रभुत्व के द्वारा, विचारधारा के द्वारा लोग यहाँ पे आए और उस विचारधारा पनपी, उसी विचारधारा ने इस सभ्यता को जन्म दिया। यहाँ इस चीज को समझें उसके पहले एक छोटी सी बात और समझ ले। जब भी किसी सभ्यता का उद्भव होता है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है, मानव शास्त्री का कहना है, इस सभ्यता के उद्भव के दो कारक होते हैं। एक को कहते हैं विकासवादी सिद्धांत,
इलस्ट्रेटिव थ्योरी, और दूसरे कहते हैं विसनवादी सिद्धांत, डिफ्यूजिव थ्योरी, विसनवादी सिद्धांत। इस थ्योरी का ऐसा कहना, इसमें ऐसा कहना है कि जो सभ्यता, जब सभ्यता का विकास होता है तो सभ्यता का विकास कई चरण में होता है। पहली सभ्यता जंगली होती है, फिर बर्बर होती है, फिर सभ्य होती है, फिर सभ्यता का जाकर विकास होता है। तो क्रम जो है उन्होंने जंगली से लेकर सभ्यता के बीच क्रम बताया था कि इस जंगली होती है, फिर बर्बर होती है, फिर धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता है। और जो विसनवादी सिद्धांत थे उनका ऐसा कहना है कि कोई सभ्यता का विचार एक जगह प्रस्फुटित होता है और उस एक जगह से प्रस्फुटित होकर उसकी किरणें चारों तरफ फैल जाती है ना, इसे किरणें चारों तरफ फैल जाएगी, और ये जहां जहां फैलेगी वहां वहां पर एक अलग प्रकार की सभ्यता का विकास होगा, एक अलग प्रकार की डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये जरूरी है कि सभ्यता का प्रचार हर जगह होता ही हो, सभ्यता का प्रचार प्रसार, सभ्यता का विकास, सभ्यता का उदय हर जगह हो, बल्कि सभ्यता का उदय का विचार एक ही जगह प्रस्फुटित होता है, ओरिजिनेटेड होता है, और उससे किरणें चारों तरफ प्रस्फुटित होती हैं, फैलती हैं, और विसरण होती है, फैलती हैं, और अंततः फैलकर इस सभ्यता के उदय का कारक बनती है। तो उन्हीं उसी क्रम उन्होंने बताया था कि मेसोपोटामिया सभ्यता यहाँ डेवलप हुई थी, और उसी से छिटक छिटक कर हड़प्पा सभ्यता यहाँ डेवलप हो गई। यानी कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता के उदय में मेसोपोटामिया की विचारधारा का प्रभाव है। ये जो आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बताने के प्रयास कर रहे थे, वैचारिक प्रभुत्व बताने का प्रयास कर रहे थे, उसमें कहीं न कहीं ये इस सिद्धांत का सहारा ले रहे थे, विसनवादी सिद्धांत। ये विसनवादी सिद्धांत के तहत मेसोपोटामिया में किरणें फूटी, विकास हुआ, सभ्यता का उदय हुआ, सभ्यता और सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड हुई वहां पे, और उससे फैलते फैलते हिंदुस्तान हड़प्पा तक आ गई। तो ये थ्योरी था, ये साम्राज्यवादी अप्रोच को दर्शाता है, जिससे देने वाले इतिहासकार का नाम आप ये बताएंगे। फिर आपको जब एग्जाम आंसर लिखेंगे तो पूरे पहले पैराग्राफ में साम्राज्यवादी इतिहास मार्टिन व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, क्रेमर का नाम लेते हुए बताएंगे कि इनका ऐसा सोचना था, इनका ऐसा कहना था कि सभ्यता के विकास में मेसोपोटामिया का हाथ है, मेसोपोटामिया के माध्यम से सभ्यता का विकास हुआ, और मेसोपोटामिया का कहीं न कहीं ये उपनिवेश था। अगर हम उपनिवेश नहीं भी मान सकते हैं तो ये तो जरूर मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया के प्रभाव की वजह से, वैचारिक प्रभाव की वजह से इस सभ्यता का विकास होता है। लेकिन जब आज के दिनों में अब जब सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण किया गया, अगर मान लिया मेसोपोटामिया की वजह से विकास होता या फिर मेसोपोटामिया का उपनिवेश होता, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी अवधारणाएं या ऐसी संकल्पनाएं जो मेसोपोटामिया में देखने को मिलती हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ भी आपको देखने को मिलती। लेकिन जब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखते हैं और हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं, तो दोनों सभ्यता में बहुत सारे ड्रामेटिक या डायनामिक चेंजेज हैं। साम्यता के तत्व देखने को मिलते नहीं है, समानता के बिंदु देखने को मिलते नहीं है। जब समानता के भी असाम्यता के तत्व है ही नहीं, तो फिर हम ये कैसे मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया था। उस क्रम में आप देखिए क्या क्या, और समानता छोड़ असमानताएं बहुत सारे हैं। आप उस असमानता को देखिए। सबसे पहली जो असमानता है कि मंदिर की भूमिका। जब मेसोपोटामिया सभ्यता को आप गौर से देखेंगे तो वहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर काफी अहम भूमिका अदा करता है। मंदिर काफी संख्या में मिले हैं। उन मंदिरों को जिहुरत कहा जाता था। आप इस शब्द को भी याद रखेंगे, जिहुरत, और इसी जिहुरत की संख्या ज्यादा है। जब आप हड़प्पा सभ्यता को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर मंदिर एक भी नहीं मिले, मंदिर की भूमिका नगण्य है। जब आप मेसोपोटामिया सभ्यता को देखेंगे तो वहां पर पृष्ठ क्लास का, पुरोहित वर्ग का प्रभाव था या शासक वर्ग में थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि पुरोहितों का यहाँ पर शासन था। तो एक, अगर हम मेसोपोटामिया के प्रभाव से, मेसोपोटामिया के वैचारिक प्रभाव से इस सभ्यता का उदय होता, या मेसोपोटामिया के लोग आकर यहाँ पर सभ्यता का विकास करते, तो यहाँ भी मंदिर जैसी संरचना आम देखने को मिलती। मंदिर का न मिलना इस बात का सूचक है कि दोनों सभ्यता में डिफरेंसेज हैं, अंतर हैं। इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ पर आप कोई भी ऐसे महल या ऐसे कोई भवन आप नहीं बता सकते हैं जो राजा का महल हो, राजा का प्रसाद हो, भव्य राजा का किला बना हो, या फिर कोई शासक वर्ग का किला हो।
तो शासक वर्ग जिसकी मेसोपोटामिया देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सार्वजनिक स्नानागार मिलेगा, अन्नागार मिलेगा, पुरोहित का मूर्तियाँ मिलेगी। मतलब अन्नागार, सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार, इस तरह के भवन तो मिलेंगे, लेकिन महल किला जैसी संरचना देखने को आमतौर पर नहीं मिलती अगर मेसोपोटामिया में, जबकि ये आमतौर पर देखने को आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हड़प्पा सभ्यता को गौर से देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता आक्रामक नहीं थी, ये शांति प्रिय सभ्यता थी। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे और यहाँ के जो हथियार थे, एक गौर करें यहाँ पर, यहाँ के जो हथियार थे वो काफी तेज हथियार थे, आक्रामक हथियार थे, लेकिन यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। आप उसको ऐसे समझे, अगर हथियार आक्रामक है, तेज है मतलब, और हथियार का रक्षात्मक है, ये दो अलग अलग चीज के सूचक हैं। अगर हथियार आक्रामक है तो ये कहीं न कहीं जंगली जानवरों को या जो उनको परेशान करते थे, ये जानवरों को मारने के लिए बनाए होंगे उन्होंने। अगर रक्षात्मक हथियार होते तो युद्ध के लिए बनाए जाते, जबकि यहाँ के हथियार आक्रामक हैं। इससे ये जाहिर होता है कि ठीक है, जंगली जानवर हों या उस जंगली जानवरों वगैरह से बचाव के लिए उन्होंने हथियार तो आक्रामक बना लिए, लेकिन आमतौर पर ये शांति प्रिय थे। अगर युद्ध के लिए करते तो आक्रामक के साथ साथ डिफेंसिव हथियार भी बनाते, अपनी रक्षा के लिए हथियार तो बनाते वो। ऐसा हथियार नहीं मिलना इस बात का भी जाहिर है, और बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर आप बता सकते हैं ये सभ्यता के लोग काफी शांति प्रिय थे। जब शांति प्रिय थे और वहाँ के लोग शांति प्रिय नहीं थे, ये बेसिक डिफरेंसेस इतना इस बात का सूचक है कि कहीं न कहीं सभ्यता के विकास में मेसोपोटामिया की भूमिका देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, आप ईंटों के प्रकार को देख लें। यहाँ ईंट जो थे सुखा के पका के बनाए जाते थे, जबकि अगर आप मेसोपोटामिया में देखें वहाँ तो रेगिस्तान था, उस जमाने में रेगिस्तान देखने को मिलते होंगे, तो आमतौर पर यहाँ के ईंट पका के नहीं बनाए जाते थे। मोहरों की बनावट, मोहरों की संरचना, इसके अलावा मन के बहुत सारी वस्तुएं, आपको कहीं भी साम्यता के बिंदु देखने को नहीं मिलेंगे। और जो सबसे बड़ा डिफरेंसेज है वो है टाउन प्लानिंग में। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग। विधिवत साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से जो बनाया गया टाउन प्लानिंग है, जिसकी चर्चा मैं आगे कहीं और करूंगा, लेकिन वो टाउन प्लानिंग आपको मेसोपोटामिया में देखने को नहीं मिलता है। इन बिंदुओं के आधार पर बताने के बाद आप बताने के प्रयास करेंगे, अगर मेसोपोटामिया उपनिवेश होता तो ये जो भिन्नताएं हैं वो कुछ न कुछ कम होते और साम्यता के बिंदु, समानता के तत्व देखने को जरूर मिलते। ये नहीं मिल रहा है, इसका तात्पर्य निकला कि कहीं न कहीं मेसोपोटामिया से इन्फ्लुएंस होकर वैचारिक प्रभुत्व में आकर इस सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। इसके अलावा अब एक आपने सुना भी होगा, अगर ये हड़प्पा सभ्यता है मान लिया और ये मेसोपोटामिया मान लीजिए यहाँ पर, और अब ये माना जाता है, आपने याद पढ़ा भी होगा कि हड़प्पा के व्यापारी न मेसोपोटामिया जाते थे, न मेसोपोटामिया के व्यापारी हड़प्पा जाते थे। अब तो ये थ्योरी मानी जाती है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच आपसी संपर्क भी नहीं था, व्यापारिक संपर्क भी नहीं था। जब व्यापारिक संपर्क नहीं था तो सांस्कृतिक संपर्क का तो सवाल ही नहीं उठता। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच एक जगह था, एक मध्यवर्ती जगह था, जिससे आप फारस की खाड़ी कह सकते हैं, बहरीन कह सकते हैं, यहाँ पर फेल्का द्वीप था, जहां पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे मेसोपोटामिया के व्यापारी भी आते थे और हड़प्पा के व्यापारी आते थे, और दोनों अपने वस्तुओं की अदला बदली चेंज कर लेते थे। तो वस्तुओं की अदला बदली के क्रम में भी हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था, बल्कि मध्यवर्ती व्यापार था। मेसोपोटामिया व्यापारी इस बहरीन द्वीप तक आते थे और हड़प्पा के व्यापारी भी इस द्वीप तक आते थे, और फिर इस जगह पर दोनों आकर अपने वस्तुओं की अदला बदली कर लेते थे।
तो बताने का तात्पर्य निकला, जब दोनों के बीच व्यापारिक संपर्क ही नहीं था तो सांस्कृतिक संपर्क स्थापित होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके साथ साथ अगर एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की शुरुआत की बात करें, तो भारत में कृषि की शुरुआत 6700 बीसी मेहरगढ़ से शुरुआत हम मान सकते हैं। और 7000 बीसी की बात, 7000 बीसी के बाद, और अगर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम देखें तो 2600 बीसी के आसपास इस सभ्यता का डेवलपमेंट होता है। और 7000 के बाद 2600 बीसी के बीच में किसी प्रकार के माइग्रेशन का साक्ष्य नहीं मिलता है। जब माइग्रेशन का साक्ष्य नहीं मिलता है तो ये थ्योरी अपने आप गलत साबित हो जाती है कि इस यहाँ कहीं से बाहर से लोग आकर इस सभ्यता का विकास करते हैं। जो माइग्रेशन होता है आप उसको समझ लीजिए। सत्तर 7000 बीसी में आप मेरे पिछले क्लास को याद कर देखेंगे कि जो 40,000 बीसी आते आते फिर धीरे धीरे मानव है होमो सेपियन का उदय हुआ था, अफ्रीका की तटों पर होमो सेपियन का उदय हुआ था। ये 70,000 बीसी आते आते अफ्रीका से इस तट पर हिंदुस्तान में हड़प्पा में मानव का माइग्रेशन होता है अफ्रीका की तरफ से। और 7000 बीसी के आसपास ईरान से इंडिया की तरफ माइग्रेशन होता है। और 7000 बीसी के बाद जब हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है 2600 के आसपास, इस दौरान इस बीच में किसी प्रकार के माइग्रेशन का साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। जब 7000 बीसी के आसपास माइग्रेशन के साथ 7000 बीसी से 2600 बीसी के बीच में जब तक हड़प्पा सभ्यता का जब विकास होता है, उदय होता है, डेवलप हड़प्पा सभ्यता होती है, इस दौरान इस बीच में किसी प्रकार के माइग्रेशन का साक्ष्य नहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ये थ्योरी अब नहीं मानी जाती है कि हम इस सभ्यता का विकास, हड़प्पा सभ्यता का विकास में मेसोपोटामिया की कोई भूमिका रही होगी। तो आप इस थ्योरी को नकार देंगे कि कहीं न कहीं ये थ्योरी औपनिवेशिक मानसिकता के तहत, साम्राज्यवादी मानसिकता के तहत लिखा गया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बल्कि एक प्रभाव जमाने का प्रयास था, अपने शासन की नैतिकता को आधार देने का प्रयास था कि हम भारतीय इस बात को मान ले कि ये सभ्यता भी पश्चिम की ही देन है। वो भारत के जितने भी डेवलपमेंट हो, विकास हो, वो मानते थे कि सब सारी बातें पश्चिम से आई है। उसी क्रम में इस थ्योरी को भी दे रहे थे, इस सभ्यता का विकास भी पश्चिम से ही हुआ है। लेकिन आप बताने का प्रयास करेंगे मेसोपोटामिया और जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, चाहे वो नगर नियोजन को लिया जाए, चाहे वो ईंटों के प्रकार को लिया जाए, चाहे वो मनके और मोहरों की स्थिति को लिया जाए, इसके अलावा इन दोनों के समाज को लिया जाए, शांतिप्रियता को लिया जाए, हथियार की बनावट को लिया जाए, ईंट की बनावट को लिया जाए, ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिसके आधार पर आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया के ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ऐसे कोई वस्तु नहीं मिलती है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमारा विकास मेसोपोटामिया से हुआ है। तो मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने जो इस थ्योरी को देने का प्रयास किया था, वो कहेंगे कि साम्राज्यवादी सोच या साम्राज्यवादी अहंकार या ब्रिटिश एरोगेंस को दर्शाता है, और इस थ्योरी को अब आप नकारने का प्रयास करेंगे। अब जो दूसरी थ्योरी दी गई, जो जिसमें रोमिला थापर भी कहना है, अमलानंद घोष का भी कहना है, डीपी अग्रवाल का भी कहना है, ये सभ्यता कहीं की देशी सभ्यता थी। इस सभ्यता के विकास में बाह्य तत्व तो नहीं थे, लेकिन इस सभ्यता का विकास इसी धरती पे हुआ है। ये सभ्यता भारत की देशी सभ्यता थी। वस्तुतः 6000 बीसी के आसपास बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। इसी मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा साइट है बलूचिस्तान के पास है, इसे आप याद भी रखेंगे, मेहरगढ़, जहाँ पे सबसे पहले भारत में कृषि कार्य प्रारंभ होता है।
इसमें ऐसे कहा गया था कि 7000 बीसी के आसपास ईरान से लोगों का माइग्रेशन होता है। ईरान की जरथुष्ट क्षेत्र से यहाँ माइग्रेशन होता है, और ये जो लोग थे इन्होंने सबसे पहले कृषि का विकास कर चुके थे। तो ईरानी लोगों ने, ईरान के लोगों ने भी और इस मेहरगढ़ के लोगों ने भी, दोनों आपस में मिल जाते हैं और फिर दोनों मिलकर कृषि की शुरुआत करते हैं। तो कहीं न कहीं इस कृषि की शुरुआत में जो जरथुष्ट रीजन से, क्षेत्र से, ईरान के जरथुष्ट रीजन से, क्षेत्र से, ये जरथुष्ट का क्षेत्र है, ईरान के जरथुष्ट इस क्षेत्र से, इस रीजन में जो पहली बार कृषि का विकास यहाँ पर होता है, इस क्षेत्र से धीरे धीरे माइग्रेशन भारत की तरफ होता है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान की तरफ होता है, और उसी बलूचिस्तान में जगह है मेहरगढ़, जहाँ पे दोनों जो संस्कृति की सांस्कृतिक संपर्क, दोनों संस्कृतियों का संपर्क होता है, और ये लोग माइग्रेशन करके यहाँ पे आते हैं, और फिर यहाँ के कुछ भी लोग मिलकर धीरे धीरे कृषि को प्रारंभ करते हैं। और यही कृषि का प्रारंभ बाद के दिनों में कैसे सभ्यता बन जाता है, आप तो समझिए। हल्का सा समझ लीजिए, 6000 बीसी के आसपास भारत में एग्रीकल्चर का प्रारंभ होता है, और जब हम 1000 बीसी आगे आगे चलते हैं, 1000 साल बीतने के बाद ये एग्रीकल्चर काफी सरप्लस होता है, बचत के कृषि, अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन तो होता है। यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन होने की जो वजह है, यहाँ पे यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी थी, अच्छी बारिश हो रही थी, अच्छी वातावरण मिले, इसके साथ साथ यहाँ के लोगों का एक लगन, मेहनत, लगाव कृषि के प्रति, इन सब ने मिलकर बचत की खेती या अधिशेष का उत्पादन, कृषि को अधिशेष उत्पादन, अधिशेष कृषि का उत्पादन किया। ये सब धीरे धीरे और आगे जब बढ़ते हैं, आप थोड़ा 4000 बीसी आता थे, ये जो सरप्लस प्रोडक्शन था, अब भी सरप्लस प्रोडक्शन, अगर बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप इकोनॉमिक थ्योरी को ध्यान में देकर देखें, सरप्लस ज़्यादा है, बचत ज़्यादा है, उस बचत का वो दूसरे जगह यूज करेंगे। इसी सरप्लस प्रोडक्शन का अब भी लोगों ने क्राफ्ट में यूज किया, मैंने अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की वस्तुएं बनाई। शिल्पकला का विकास होता है, क्राफ्टनेस का विकास होता है, वस्तु बनाने की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है। और उसी वस्तु बनाने की प्रक्रिया के क्रम में जब हम 4000 बीसी के थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 4000 बीसी के दौरान ही टेक्नोलॉजी का विकास भी होता है। तो टेक्नोलॉजी का विकास सरप्लस प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। तो सरप्लस प्रोडक्ट जब 4000 बीसी में, इसी सरप्लस प्रोडक्शन ने दो तरह की एक्टिविटी ला दी। आप फिर से समझ लें कुछ बढ़िया से। 4000 ईस्वी के आसपास में अधिशेष उत्पादन ने, बचत की खेती ने, सरप्लस प्रोडक्शन ने दो तरह की भूमिका अदा की। एक तो क्राफ्ट या अलग अलग प्रकार की वस्तु बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, क्योंकि लोगों के पास बचत खेती हुई, बचत अनाज, अधिक पैदावार हुआ। जब अनाज बचेगा, कुछ ऐसे वर्ग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे फैमिली में, परिवार में, उस जगह जो लोग होंगे, कुछ लोग खेती करेंगे, कुछ लोग गैर कृषक एक्टिविटी में लग जाएंगे। वो जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगेंगे, वो कोई दूसरी वस्तु बनाएंगे। जब ये दूसरी वस्तु बनाएंगे, उसी समय कुछ टेक्नोलॉजी का भी विकास होगा, तकनीकी का विकास। और ये तकनीकी का विकास मतलब जैसे मृदवाहन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, चक्के बनाएंगे, हल बनाएंगे, कुछ आभूषण बनाएंगे, जो उस वक्त के हिसाब से हो सकता था। और ये क्राफ्ट और ये टेक्नोलॉजी जब 3000 बीसी का समय आएगा, ये ट्रेड या व्यापार में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक ऐसा वर्ग होगा जिसके पास मृदवाहन होगा। अब वो मृदवाहन दूसरे को देगा, अनाज उस वर्ग से लेगा। किसी के पास मान लिया मनके होंगे, किसी के पास मान लिया हल होगा, तो हल किसान को देगा, किसान से अनाज लेगा, क्योंकि उस पर टेक्नोलॉजी है, वो वस्तु है। यहाँ दो बातें होगी, किसी चीज को बनाने की तकनीक उसके पास आ गई,
मान ली हल है, उस व्यक्ति के पास, व्यक्ति विशेष के पास हल बनाने की टेक्निक आ गई और हल भी है। तो जिसके पास हल नहीं है, मान लिया कोई किसान होगा, हल नहीं है, उसे हल चाहिए, तो उस व्यक्ति से हल लेगा, उसके बाद उससे अनाज देगा। तो 3000 बीसी आते 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 करीबन 4000 3020 के बीच में आते आते व्यापार की शुरुआत होती है। और यहाँ जो ट्रेड शुरू होता है, ये ट्रेड के 3 नमूने होते हैं। अगर हड़प्पा काल को आप देखेंगे तो ट्रेड के 3 नमूने होंगे, 3 प्रकार का ट्रेड होगा। एक ट्रेड होगा जो कि लोकल एरिया में होगा, इसे लोकल ट्रेड कहा गया है, स्थानीय व्यापार, लोकल ट्रेड। सपोज इट, मान लिया ये एक ग्रामीण इलाका है जहाँ पर खेती होती है और ये कोई वस्तु बनाने वाले सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो ये जो आपने देखा होगा गांव वगैरह में हाट वगैरह होते हैं, बाजार होते हैं, जहाँ से ये अनाज, ये वस्तु देंगे, ये अनाज देंगे, तो जिसके लोकल ट्रेड का नाम दिया गया है। इसके बाद धीरे धीरे वो जो लोकल एरिया था, बाद के दिनों में वो एक शहर का रूप, नगर का रूप लेता चला जाएगा। अब इस तरह से बहुत सारे, मान लीजिए ये है, इस तरह से बी सी डी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र बन जाएंगे जो एक नगर का रूप ले चुका होगा। और अब स्थिति आ जाएगी, इनके बीच आपसी व्यापार होगा, जिसे इंटरनल ट्रेड या आंतरिक व्यापार का नाम दिया गया है। और तीसरी स्थिति आएगी कि जब हजारों साल व्यापार होगा, ये धीरे 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 करके आपस में इकट्ठा हो गए और अब ये दूसरे देशों के साथ, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो मिस्र हो, इनके साथ व्यापार करेंगे। तो कहीं न कहीं मिस्र के साथ व्यापार करेंगे, जिसे एक्सटर्नल व्यापार या बाह्य व्यापार का नाम दिया गया है, एक्सटर्नल ट्रेड का नाम दिया गया है। तो आपने, मैं इसे फिर दोहरा देता हूं, आप समझिए इस गणित को। 6000 बीसी के आसपास, 6000 बीसी के आसपास बलूचिस्तान के क्षेत्र में एक साइट है, एक रीजनल जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। वहाँ से कुछ ईरान से लोग माइग्रेट हुए लोग आते हैं, हालांकि ईरान में कृषि का शुरुआत कुछ दिन पहले हो चुका होता है, पैदावार करना सीख चुके होते हैं, और उस जगह पर 6000 बीसी में कुछ एग्रीकल्चर साइट के वहाँ स्थापना होती है, एग्रीकल्चर का विकास शुरुआत होता है वहाँ पर। कुछ तो यहाँ के लोगों की लगन, प्रतिभा भी कर सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं, कुछ प्राकृतिक जलवायु, नदी किनारे रहने की वजह से जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ का प्रभाव, अच्छे फेवर कंडीशन, इन सबों से क्या हुआ कि सरप्लस प्रोडक्शन, बचत की खेती, अधिशेष उत्पादन ज़्यादा हुआ। जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, ये सरप्लस प्रोडक्शन ने ही अंततः टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट को बढ़ावा दिया। अगर आप सोचिए, अगर आपके पास, मान लिया अगर आप 4-5 भाई हैं, एक भाई बहुत ज़्यादा अनाज उत्पादन कर रहा है, तभी दूसरा भाई या दूसरा व्यक्ति कोई काम करेगा ना। सब अनाज उपजा रहे हैं, गरीब हैं, तो फिर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास खाली वक्त नहीं है, खाली समय नहीं है। यहाँ एक वर्ग के पास अनाज बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो कुछ ऐसे वर्ग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि कृषि कार्य को छोड़कर दूसरे काम करने के लिए, दूसरे काम करने की तरफ आ गए। नॉन कृषि एक्टिविटी प्रारंभ होगी। उसी नॉन कृषि एक्टिविटी के क्रम में ही शिल्पकला और टेक्नोलॉजी का विकास होता है। यहाँ पर 2 घटनाएं घटी। एक तो जो नॉन एक्टिविटी प्रारंभ हुई, एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रारंभ हुई, इसने शिल्पकला का बेहतर विकास कर दिया, और उसी संदर्भ में टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ। नई नई वस्तु बनाने की प्रक्रिया से विज्ञ हुए, जानकारी मिली उन्हें कि कैसे हल बनाया जा सकता है, कैसे मनकी बनाए जा सकते हैं, कैसे पोएट्री बनाया जा सकता है, कैसे घर बना सकते हैं, कैसे कपड़े बना सकते हैं। इस प्रक्रिया से हुए जानकारी मिली उन्हें, और अंततः इस दोनों ने मिलकर ट्रेड को जन्म दिया, व्यापार को जन्म दिया। तो 6000 बीसी में जिस कृषि की शुरुआत होती है, एग्रीकल्चर शुरुआत होती है, ये 2600 बीसी आते आते 2600 बीसी आते आते ये एक बृहत व्यापार में तब्दील हो चुका होता है। एक गार्डन चाइल्ड का भी कहना है, एक थ्योरी, ये इकोनॉमिक थ्योरी है कि कृषि के विकास ने, सरप्लस प्रोडक्शन ने धीरे धीरे शिल्प का विकास किया,
शिल्प के विकास ने तकनीक के विकास को बढ़ावा दिया, और तकनीक और शिल्प के विकास ने मिलकर धीरे धीरे आंतरिक व्यापार, फिर बाह्य व्यापार करते करते पूरा क्षेत्र व्यापार से जुड़ता चला गया। इस गणित को समझेंगे आप? कल्चर का विकास, सरप्लस प्रोडक्शन, क्राफ्ट का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास, ट्रेड का विकास, और ये तीनों ट्रेड। अब उसके बाद अब जो ये पूरा इलाका है, मान लिया यहाँ पे सपोज मान लिया हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो, ये कालीबंगा, लोथर, बनावली, धोलावीरा, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। ये आपस में हजारों साल से आपस में ट्रेड के माध्यम से जुड़े रहे, और ये सब आपस में मिलकर बाह्य व्यापार भी कर रहे थे, एक्सटर्नल ट्रेड, जो कि अभी बताया मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ था। तो ये आपस में ये छोटी छोटी क्षेत्रीय संस्कृतियां थी, लघु संस्कृतियां थी। ये आपस में 500 साल 600 साल व्यापार करते करते इन क्षेत्रीय संस्कृतियों का आपस में समन्वय होता है, एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के तहत ये धीरे धीरे आपस में मिलते हैं, सांस्कृतिकरण होता है, और फिर धीरे धीरे ये संस्कृतियां आपस में सामंजस्य हो जाती है, मिल जाती है। इन संस्कृतियों का सामंजस्य होता है। ये छोटी छोटी संस्कृतियां थी, छोटे छोटे शहर थे, जो व्यापार की वजह से आपस में मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये मिलने की प्रक्रिया को ऐसा नहीं था कोई राजा आया, युद्ध किया, युद्ध के माध्यम से सबको मिलाकर हरा कर आपस में मिला लिया, बल्कि ये सांस्कृतिक एकीकरण का परिणाम था। ये जो सामंजस्य था, ये कहीं न कहीं सांस्कृतिक एकीकरण की वजह से होता है। कल्चरल इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया की फलस्वरूप ये आपस में सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिल जाते हैं, और इसी सांस्कृतिक एकीकरण से मिलने की वजह से बाद में जिसे हम सभ्यता का नाम देते हैं, इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो व्यापार ने, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने शिल्प, तकनीक, व्यापार को इतना बढ़ावा दिया कि इन क्षेत्रीय संस्कृतियां, छोटे छोटे कृषक संस्कृतियां आपस में मिलती चली गई, और हजारों साल के बाद एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पर सब मिलकर सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, कृषक एकीकरण के माध्यम से एक बहुत बड़ी सभ्यता का विकास करते हैं। जब हम 2600 के आसपास ये देखते हैं, 1900 आप बीसी मान सकते हैं, आमतौर पर इसमें भी कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिलहाल आप इतने मान के चले। इस बीसी में 2200-2300 ईस्वी के बाद जब आप हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं, इसकी शुरुआत बहुत दिन पहले 6000 बीसी से प्रारंभ, ये प्रक्रिया, ये विकास, इवोल्यूशन था, एक प्रक्रिया थी। ये सांस्कृतिक एकीकरण प्रक्रिया 6000 बीसी से प्रारंभ होती है, जहाँ पर कृषि ने, सरप्लस प्रोडक्शन ने, टेक्नोलॉजी ने, तरह तरह की वस्तुओं ने, व्यापार ने आपस में संस्कृतियों का एकीकरण करा दिया। इंटीग्रेशन करते 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 वो आपस में एक बहुत बड़ी सभ्यता का विकास कर चुके होते हैं। तो जो हम 2300-2400 ईस्वी के आसपास में जिस सभ्यता को हम देखते हैं, जिस सभ्यता से मेरा वास्ता पड़ता है, उस सभ्यता के बनने की प्रक्रिया बहुत पहले प्रारंभ हो चुकी है। इससे आपने 2-3 बातें समझे, जो मैं समझे मैं बता देता हूँ। पहला, ये सभ्यता क्रमिक विकास, ये कहीं न कहीं ये सभ्यता क्रमिक विकास, ग्रेजुअल प्रोसेस का नाम था। आप इस एग्जाम में बताएंगे कि सभ्यता के विकास में एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया काम कर रही थी, ग्रेजुअल प्रोसेस था। दूसरा, आपने अभी देखा, ये सभ्यता देशीय सभ्यता थी। जो व्यापार हो रहा था, वो व्यापार विकसित, जब हड़प्पा का विकसित चरण था, उस पर व्यापार हो रहा था। प्रारंभिक चरण में व्यापार नहीं हो रहा था। जब हम विकसित थे, तब मेसोपोटामिया या मिस्र के साथ व्यापार कर रहे थे, और वो व्यापार भी हमारे पक्ष में था। तो कहीं न कहीं ये सभ्यता देशीय थी। इस सभ्यता का आधार कृषि था, ये भी ध्यान रखेंगे। इस सभ्यता का आधार कृषि था, बेस एग्रीकल्चर था। तो कहीं की बचत की खेती नहीं, बचत की कृषि नहीं, अतिशय उत्पादन नहीं, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं,
इस सभ्यता के उदय का आधार तैयार किया। इसके साथ साथ ये सभ्यता में व्यापार काफी समृद्ध था। और इसके बाद पांचवी बात, क्षेत्रीय संस्कृतियां, जो छोटी छोटी संस्कृतियां थी, छोटे छोटे शहर जो थे, क्षेत्रीय संस्कृतियां व्यापार की वजह से एक बृहत्तर सभ्यता में चेंज हो जाती है। तो आप ये पॉइंट बताएंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि जो मेसोपोटामिया की थ्योरी जो गार्डन चाइल्ड या फिर मार्टिन ह्यूलर के द्वारा दिया गया था, वो थ्योरी गलत है, वो थ्योरी अब सही नहीं मानी जा सकती है, बल्कि सभ्यता के विकास में ये बिंदु काम कर रहे थे। सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ था, सभ्यता देशीय थी, सभ्यता भारत के महलगढ़ से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है और सरप्लस प्रोडक्शन ने शिल्प और टेक्निक के विकास के माध्यम से इस व्यापारिक सभ्यता को उदय दिया। और इसलिए व्यापार था, व्यापार आपको पता है, व्यापार नगर में होता है, इसलिए से नगरीकरण भी कहा जाता है। ये सभ्यता नगरीकरण भी सभ्यता थी। तो इस आप आधार को समझेंगे कि कहीं न कहीं ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के विकास में ये सरप्लस प्रोडक्शन का काम कर रहा था। लेकिन इसमें एक बात और आपको बतानी पड़ेगी, जो बचत की खेती, अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस सिर्फ और सिर्फ सरप्लस प्रोडक्शन ही किसी सभ्यता के उदय का कारक नहीं हो सकता। अगर बचत की खेती हो रही है, अधिशेष उत्पादन भी हो रहा है, पैदावार बहुत ज़्यादा हो रहा है, मान लिया हड़प्पा में हो रहा है, कहीं मोहनजोदड़ो में हो रहा है, कालीबंगा में हो रहा है, कहीं आप सोचिए कहीं कहीं अलग अलग जगह पे हो रहा है। अगर मान लिया ये हड़प्पा साइट है, ये मोहनजोदड़ो का साइट है, ये कालीबंगा है, ये लोथर है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग साइट में सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। इस सरप्लस प्रोडक्शन से सभ्यता का विकास नहीं होगा जब तक कि इस सरप्लस प्रोडक्शन को एक सूत्र में पिरोने वाला कोई न कोई पॉलिटिकल क्लास हो। जब तक इस सरप्लस प्रोडक्शन का मिलाने के लिए, चाहे वो पुरोहित वर्ग हो, चाहे राजनीतिक वर्ग हो, चाहे सैनिक सत्ता हो, जब तक इसे आपस में मिलाने वाला कोई फोर्स काम नहीं कर रहा हो, एक सूत्र में पिरोने वाला जब तक कोई वर्ग या क्लास काम नहीं कर रहा हो, तब तक इस सरप्लस प्रोडक्शन बेकार चला जाएगा। इस सभ्यता की मूलभूत बातें एक और भी है कि सरप्लस प्रोडक्शन को एक सूत्र में पिरोने के लिए, एक धागा में पिरोने के लिए, इसको इकट्ठा करने के लिए कोई फोर्स काम कर रहा हो। जैसे मेसोपोटामिया में पृष्ठ क्लास काम कर रहा था, पुरोहित वर्ग काम कर रहे थे, इसी तरह हड़प्पा में भी कोई न कोई पुरोहित वर्ग या राजनीतिक वर्ग काम कर रहा होगा। इसके बिना इस सभ्यता का उदय नहीं हो सकता है। तो आप ये, हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि राजनीतिक वर्ग में योद्धा की भूमिका थी, पुरोहित की भूमिका थी, या फिर कोई पृष्ठ क्लास था, कोई राजा जैसी भूमिका थी, लेकिन फिर भी कोई न कोई ऐसा वर्ग जरूर होगा जो इस सरप्लस प्रोडक्शन को इकट्ठा करने में भूमिका अदा किया होगा। तो इस तरह ये बताने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास एक क्रमिक रूपांतरण था, बहुत सांस्कृतिक संस्कृतियों का एकीकरण था। इसमें मेसोपोटामिया का कोई मेसोपोटामिया उपनिवेश नहीं था और ये देशीय सभ्यता थी। और इस क्रमिक विकास को आप बताते चलेंगे। इस विकास की प्रक्रिया 6000 BC से प्रारंभ होती है, बहुत सारे डेवलप कृषक संस्कृतियाँ होती है, 3500 BC आते आते अर्ली हड़प्पन फेज आता है और फिर 2600-2500 के आसपास हड़प्पन फेज आता है और फिर हड़प्पा का डिक्लाइन भी हो जाता है। डिक्लाइन चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। और ये बताने के प्रयास के बाद आप ये बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का उदय इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है। अब ये बाकी डिक्लाइन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।